Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shahbaz. Dear students, तो आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखेंगे और साथ साथ हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। काफ़ी डिटेल से आज का लेक्चर हम समझेंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने नोमेनक्लेचर को अच्छे से समझ लिया, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लिए। अब हम अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हैं और साथ ही साथ आज के लेक्चर में रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को भी डिस्कस किया जाएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में अल्काइल हैलाइड को तैयार करने के जो तरीके मेंशन किए गए हैं, बेसिकली देखा जाए तो वो एक ही मेथड है, फ्रॉम अल्कोहल्स। फर्दर अल्कोहल्स की जो ट्रीटमेंट है वो 3 तरीक़ों से होगी और अल्काइल हैलाइड हमें मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड। स्टूडेंट, हम इसको ना लुकास रेजेंट भी कहते हैं और ये चैप्टर नंबर 11 में जाके दोबारा आपको बताएंगे। खैर, इस रिएक्शन को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें करना क्या है, हमने अल्कोहल लेना है ROH। इसका रिएक्शन करवाना है विद हैलोजन एसिड लाइक HX इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड जिंक क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या कि ये H प्लस इस OH को मजबूर करेगा बाहर आने के लिए और इसके साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, वाटर। और इस OH की जगह पे स्टूडेंट्स ये X जो है ये जाकर अटैच होगा और ये बनेगा RX। अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो हुआ क्या है, ये माइनस और ये भी माइनस और यहाँ से ये माइनस और ये माइनस, यानी माइनस और माइनस की रिप्लेसमेंट हुई है। OH रिप्लेस हुआ है X माइनस के साथ। हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस हुआ है न्यूक्लियोफाइल के साथ। हम इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे जाके आपको एक असूल बताएंगे कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल जब किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है तो उसका असूल ये होता है कि जिस न्यूक्लियोफाइल ने रिप्लेस करना है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो, जिसने रिप्लेस होना है वो वीक न्यूक्लियोफाइल हो। आगे जाके आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी बताएंगे थोड़ी सी कि ये वीक न्यूक्लियोफाइल और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से क्या मुराद है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है जबकि X माइनस जो है वो एक वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है। होता यह है कि स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को रिप्लेस करता है, बट यहाँ पे वीक वाले ने स्ट्रॉन्ग वाले को क्या किया, अल्काइल ग्रुप के साथ रिप्लेसमेंट की। अब वीक वाले ने स्ट्रॉन्ग वाले को रिप्लेस किया है, उसके पीछे रीजन जी, उसके पीछे रीजन ये है कि ये जो हमारे पास H प्लस आयन है ये मजबूर करता है इस OH माइनस को बाहर निकालने के लिए। जैसे ही ये H प्लस इस OH को, जो कि एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये H प्लस इसको जब मजबूर करेगा बाहर आने के लिए तो ये अपनी जगह छोड़ेगा, फिर X जाकर वहां पर क्या करेगा, अटैक करेगा। खैर, यहाँ पे रीज़न अगर कोई आपसे पूछे तो आपने बताना है एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ दिस रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसका एज एन एग्जाम्पल एक रिएक्शन देखते हैं। ये तो एक जनरल रिएक्शन था। आप यहाँ पे लिख सकते हैं CH3CH2OH रिएक्ट विथ HX इन द प्रेजेंस ऑफ। अब यहाँ पे डेफिनेटली आप X की जगह पे यू नो डैट कि यहाँ पे क्या क्या आ सकता है स्टूडेंट्स। X की जगह पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे F ले सकते हैं, यहाँ पे Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं और आयोडाइड, यानी कि ये HF भी हो सकता है, HCl, HBr। हम सब जानते हैं कि HF और HI लीस्ट रिएक्टिव मोस्ट रिएक्टिव यूज़ नहीं करेंगे, हम या तो Cl यूज़ करेंगे या Br।
लेट्स से यहाँ पे हम Cl यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, HOH वाटर, वाटर मिलेगा, प्लस इस OH को कौन रिप्लेस करेगा स्टूडेंट्स, Cl माइनस, और क्या बनने वाला है स्टूडेंट्स, CH3, CH2 एंड Cl। और ये सारा कुछ किसकी मौजूदगी में हो रहा है, जिंक क्लोराइड जो एक्ट कर रहा है एज अ कैटलिस्ट। स्टूडेंट मैं इस रिएक्शन को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शन है मैं इसको इस जगह पे एलैबोरेट करना चाहता हूँ। ये वैसे तो चैप्टर नंबर 10 में ये बात अभी डिस्कस हुई है, 11 में भी आएगी, सो मैं एज अ रेफरेंस पहले ही आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स हमारे पास ना ये अल्कोहल है CH3, CH2 एंड OH। इस तरह से एक और अल्कोहल है CH3, CH3 H एंड OH। और जो तीसरी अल्कोहल है वो है CH3, CH3 CH3OH। डियर स्टूडेंट्स, ये जो अल्कोहल है याद रखिएगा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है। आप जानते हैं कि ऐसा कार्बन जो OH के साथ अटैच होता है वो फर्दर आगे 3 कार्बन से तो टर्शरी, 2 से तो सेकेंडरी, 1 से ही होगा तो प्राइमरी, विद बीटा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ वाले कार्बन को बीटा, और अल्फा कार्बन किसको बोलते हैं, जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तीनों अल्कोहल्स का रिएक्शन करवाएंगे लोकास रेजेंट के साथ, यानी कि जिन कंटेनर्स में ये अल्कोहल्स पड़ी हैं हम उन कंटेनर को देख के तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि किस कंटेनर में कौन सी अल्कोहल पड़ी है। लेट्स से ये मेरे पास 3 कंटेनर हैं और इन तीनों कंटेनर्स के अंदर स्टूडेंट्स ये तीनों अल्कोहल्स पड़ी हैं। अब देख के तो नहीं हम पता करवा सकते कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, बट हम लुकास रेजेंट का यूज़ करेंगे, यानी कि इन तीनों कंटेनर्स के अंदर ऐड करने वाले हैं। क्या ऐड करने वाले हैं स्टूडेंट्स, हम ऐड करने वाले हैं HX डेफिनेटली स्टूडेंट्स किसकी मौजूदगी में ऐड करने वाले हैं, हम ये ऐड करने वाले हैं जिंक क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। डियर स्टूडेंट्स, होगा क्या ज़रा देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, यहाँ से स्टूडेंट्स क्या निकलने वाला है OH, और यहाँ से क्या निकलने वाला है H, बदले में क्या बनेगा, वाटर। अगेन यहाँ से भी क्या रिलीज होगा, वाटर, और यहाँ पर भी क्या बनेगा, वाटर, प्लस इस OH की जगह पे कौन आएगा, X एंड X, और फाइनली यू विल गेट CH3 CH2 एंड X। यहाँ पे आपको मिलेगा CH3 CHX, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट CH3 एंड X। अब नोटिस करने वाली क्या बात है, नोटिस करने वाली ये बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे X, अब ये सारे के सारे अल्काइल हैलाइड हैं, ऑयल लाइक नेचर होगी इनकी, ऑयली लेयर, यानी कि आफ्टर रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलेगा इस कंटेनर में, ऑयली लेयर। स्टूडेंट वो जो ऑयली लेयर होगी वो किसकी होगी, डेफिनेटली प्रोडक्ट की होगी। अब मेरा सवाल आपसे ये है, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, कि आपको क्या लगता है इन तीनों में से किसने OH जल्दी रिलीज़ किया होगा। जी डियर स्टूडेंट्स, इसने। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि इसने OH इसलिए जल्दी रिलीज़ किया है क्योंकि इसके गिर्द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं, जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, यानी कार्बन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। चैप्टर 8 में ये कॉन्सेप्ट आपको बताया। सो ईजिली यहाँ से OH निकल जाएगा। जब ईजिली OH निकल जाएगा तो फ़ौरन ही
X इसके जगह पे आएगा और ऑयली प्रोडक्ट बनेगी। सो यहाँ पे इस कंटेनर में विद इन अ सेकेंड ऑयली प्रोडक्ट बनेगी, विद इन अ सेकेंड्स। सो इसका मतलब जहां विद इन अ सेकेंड ऑयली प्रोडक्ट बनेगी वो कौन सी अल्कोहल होगी? टर्शरी। जहां 5 से 6 मिनट लगेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, समझ ले वहां पे OH को रिलीज होने में दिक्कत आ रही है, सेकेंडरी अल्कोहल। सो यहां ऑयली लेयर बनने में अराउंड 5 to 10 मिनट्स लगें, समझ लें कि वो कौन सी अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। और जहां पे हीट करना पड़े आपको प्रोडक्ट हासिल करने के लिए, जहां पे OH का निकलना बहुत मुश्किल होता है स्टूडेंट्स, वो कौन सी अल्कोहल है? प्राइमरी। यानी जहां पे हीट करने पे ऑयली लेयर मिलती है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। बेसिकली ये लुकास टेस्ट है जो आप चैप्टर नंबर 11 में जाके दोबारा देखोगे। सो मैं इसको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ ताकि वहाँ पे जाके आपकी रिवीजन हो जाए। स्टूडेंट्स, पहला मेथड कंप्लीट हो गया जिससे हम अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते थे। सेकंड मेथड, अल्कोहल्स विद थायोनाइल क्लोराइड्स ऑल्सो कॉल्ड डार्जन्स मेथड। स्टूडेंट्स, इस मेथड में हम क्या करते हैं? हम अल्कोहल को लेते हैं और याद रखिएगा इस मेथड को बेस्ट मेथड का टैग दिया गया है, बेस्ट मेथड का टैग दिया गया है जी। क्यों इसको बेस्ट मेथड बोला जाता है अभी हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट, इसमें करना क्या हमने अल्कोहल लेनी है लाइक CH3CH2OH। चाहे तो आप जनरल रिएक्शन के लिए यहाँ पे ROH भी लिख लें। अब इसका रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट आपने थायोनाइल क्लोराइड के साथ, यानी कि एक होता है कार्बोनाइल, एक होता है थायोनाइल। कार्बन की जगह अगर सल्फर आ जाए तो इस ग्रुप को स्टूडेंट्स थायोनाइल कहते हैं। सो थायोनाइल क्लोराइड, कार्बन होता तो कार्बोनाइल। सो दिस इज थायोनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो पिरिडीन जो कि एक बेस है, स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है पिरिडीन का, आपने पहले भी पढ़ रखा है चैप्टर नंबर 9 में। तो ये एक बेस है स्टूडेंट। अब आपने बेस की मौजूदगी में, पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन कराना है। होगा क्या स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं ज़रा आसान अल्फाज में बताऊँ कि ये HCl मिलकर बनेगा HCl, ये ऑक्सीजन, ये S और ये ऑक्सीजन मिलकर बनेगा SO2। और याद रखिए ये दोनों प्रोडक्ट गैसेस फॉर्म में रिलीज होती हैं, और जब ये O भी निकल गया, H भी निकल गया, Cl भी निकल गया, तो ये Cl जो है अभी इसकी जगह पे आएगा एंड द फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट CH3CH2 एंड Cl. नाउ दिस इज अल्काइल हैलाइड। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया मेथड। अब मैं इसको जनरली भी लिख लेता हूँ। जनरली तो इसको मैं इस तरह समझाना पसंद करूँगा कि यानी जब इसका रिएक्शन SOCl2 के साथ होगा तो बदले में इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो बदले में स्टूडेंट्स आपको मिलेगा RCl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, इसको आप याद रखने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं एक छोटा सा हिंट बना रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए याद करना आसान हो जाए। ये रिएक्शन ClS डबल बॉन्ड OCl, ये स्टूडेंट आपने HCl बनाना है, इस तरह से आपने SO2 बनाना है और इस तरह से आपने RCl बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये भी गैस है, ये भी गैस है। पिरिडीन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि HCl को वो क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। बेस है, HCl जब गैस रिलीज होगी तो ये न्यूट्रलाइज होकर रिलीज होगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ दोनों प्रोडक्ट जो हैं वो गैसेज हैं, दोनों प्रोडक्ट गैसेज हैं। जब ये प्रोडक्ट्स निकल जाएंगी यहाँ से तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, सिस्टम के अंदर रिएक्टेंट से कन्वर्ट होने वाला प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट जो हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, अल्काइल हैलाइड। हमें किसी किस्म की प्योरीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी यहाँ से निकलने वाला जो बाय प्रोडक्ट है वो किसकी फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है। ऑटोमेटिकली वो बाहर निकल जाएगा, पीछे हमारा प्योर प्रोडक्ट रह जाएगा।
That's why this method tagged as a best method, इसको हम बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड का टैग दे चुके हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है। अब हम मूव करते हैं थर्ड रिएक्शन की टाइप की तरफ, और यहाँ मैं स्टूडेंट आपको बताता चलूँ कि ये जो थायोनाइल क्लोराइड है, इट्स अ वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट। ये बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है, ये आपको एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी याद रखनी है बात। स्टूडेंट अब थर्ड कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PbR3 एंड PCl5। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम PbR3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। एक्चुअली होता क्या है इसमें, आप अल्कोहल लेते हो CH3 CH2OH 3 मोल्स, इसका रिएक्शन करवाते हो PbR के साथ, Br एंड Br। अब करना क्या है आपने स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से तीनों मॉलिक्यूल में से जो OH है वो Br के साथ रिप्लेस करवा देना है, यानी तीनों Br की जगह पे तीनों मॉलिक्यूल में से OH आके रिप्लेस होगा एंड यू विल गेट POH OH OH also called H3PO3 called phosphorus acid। ठीक है, और इन तीनों OH की जगह पे Br आएगा एंड यू विल गेट 3CH3 CH2 एंड Br। आई होप स्टूडेंट कि ये रिएक्शन आपको समझ आ गया है, और मैं आपको बताता चलूँ इस रिएक्शन की मदद से आप एक MCQ समझ सकते हैं जो कि आपको आ सकता है कि किस कैटेगरी का रिएक्शन है। अगेन OH ने Br को रिप्लेस किया तो इट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन। खैर, इस तरह की बारीक बातें आपको साथ साथ कवर होनी चाहिए ताकि कभी भी किसी भी लेवल पे MCQ आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट अब हम रिएक्शन करवाने जा रहे हैं PCl5 के साथ। तो स्टूडेंट्स, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाने से पहले मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि PCl5 आप शायद ये समझ रहे हैं कि फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बना रखे हैं। सो फॉस्फोरस ने जब 5 बॉन्ड बना रखे हैं, क्योंकि 5 Cl लगे हुए हैं, तो एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सो इसका मतलब फॉस्फोरस के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। तो क्या वो स्टेबल है, या ऑक्टेट रूल के मुताबिक हमने स्टेबिलिटी पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके साथ मैंने चैप्टर 6 में ये बात डिस्कस भी की थी कि फॉस्फोरस अपने D सबशेल को यूज़ करता है। अगर D ऑर्बिटल यानी कि D सबशेल अगर इन्वॉल्व हो जाए, उसके ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएं, तो फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते। लाइक फॉस्फोरस की अगर बात करें तो दे हैव 15 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स 3p के बाद एज वी ऑल नो डैट कि यहाँ 3d भी है बट वो 0 है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिमिलरली अगर आप s की बात करते हैं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। p के 3 ऑर्बिटल की बात करते हैं, px py pz, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर तो s और p ही बॉन्डिंग में अवेलेबल, यानी कि इनकी वजह से बॉन्ड बनेगा, तो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन रहेगी sp3। तो देन वी कैन से दैट कंपाउंड लाइक PCl3 इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉलो होगी, ऑक्टेट रूल भी फॉलो होगा। लेकिन अगर ये s का इलेक्ट्रॉन आगे पड़े हुए d में जंप कर जाए, यानी d का ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाए, तो देन यानी कि जब s में एक इलेक्ट्रॉन बचेगा एक्साइटेशन के बाद, देन 1 2 3 4 5, अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो नाउ दिस इज sp3d। अब d का मतलब है कि यहाँ पे अब ऑक्टेट रूल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फॉलो नहीं करना, बस यही फॉलो करना है कि इन पांचों ऑर्बिटल्स के मिक्सिंग के बाद जो नए 5 ऑर्बिटल बन रहे हैं, उन पांचों
ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को पेयर करना है। सो जो PCl5 है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को फॉलो कर रहा है, ये बात आप याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम रिएक्शन करवाएंगे CH3 CH2OH का PCl5 के साथ। वैसे तो इस रिएक्शन के बारे में डिटेल चैप्टर 13 में आएगी, सो मैं चाहूँगा कि हम उसको वहीं जाके डिस्कस करें, लेकिन अभी के लिए सिर्फ इतना बता दूं कि यहाँ से स्टूडेंट्स सबसे पहले तो एक HCl निकलेगा और उसके साथ साथ ये ऑक्सीजन फॉस्फोरस के साथ मिलेगा एंड फाइनली ऑक्सीजन डबल बॉन्ड फॉस्फोरस और आगे एक Cl 2 Cl 3 Cl यानी कि POCl3। स्टूडेंट इसके अलावा एक Cl जो है वो इस कार्बन के साथ आएगा यहाँ से और यू विल गेट CH3CH2Cl, दिस इज अल्काइल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको HCl मिला, POCl3 मिला और साथ में क्या मिला, अल्काइल हैलाइड मिला। एंड दिस इज अनदर मेथड विच इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अब स्टूडेंट तीनों मेथड हो गए। अब ये एक टेक्निक है जिसमें हम अल्काइल आयोडाइड को तैयार कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स अल्काइल आयोडाइड को इस तरीके से ही क्यों तैयार कर रहे हैं उसको पहले समझते हैं, लेकिन पहले तरीका समझ लें। हैलोजन एक्सचेंज मेथड, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, आप किसी भी तरह का अल्काइल हैलाइड लो, लाइक आप RCl ले लो या आप RBr ले लो। R का मतलब कोई भी इथाइल मिथाइल ग्रुप लग सकता है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स आपने करना क्या है, आपने इसका रिएक्शन करवाना है सोडियम आयोडाइड के साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। अच्छा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, एसीटोन जो कि यहाँ पे एक एज ए सॉल्वेंट काम करेगा। तो स्टूडेंट होगा क्या, NaCl या NaBr, ऊपर वाले केस में NaCl, नीचे वाले केस में NaBr और R और आयोडीन मिलेगा, तो दिस इज Ri। तो स्टूडेंट्स डायरेक्ट आयोडीनेशन नहीं करवा सकते आप, यानी कि आप इस तरह नहीं कर सकते कि जिस तरह आपने मीथेन का रिएक्शन लेट्स से आपने Cl के साथ किया तो आपको मिथाइल क्लोराइड मिला। इसी तरह अगर आप Br2 के साथ करते हो तो आपको मिथाइल ब्रोमाइड मिलता है, ठीक है। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम इसका आयोडीन के साथ रिएक्शन करें तो आयोडीन तो बहुत ही स्लो रिएक्ट करेगा, रिएक्शन ही नहीं होगा इवन के उसका। तो हमें फिर डायरेक्ट आयोडीनेशन से फिर अल्काइल आयोडाइड नहीं मिलता। तो फिर हम अल्काइल आयोडाइड को हासिल करने के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। एक्सचेंज हुआ है आयोडीन किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। उसके अलावा स्टूडेंट्स इन मेथड्स की बात करें तो हमें फॉस्फोरस ब्रोमाइड यानी PbR3 तो मिल जाता है, लेकिन Pi3 स्टेबल कंपाउंड नहीं है तो हम वो भी नहीं। इसी तरह PCl5 Pi5 नहीं मिलता, स्टेबल कंपाउंड नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे HI का इस्तेमाल करें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो वो भी नहीं हम यूज़ कर सकते। सो हम इन रेलेवेंट मेथड्स को इस्तेमाल करके हम अल्काइल आयोडाइड नहीं तैयार कर सकते और ना ही हम डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट आयोडीनेशन भी नहीं करवा सकते। उसकी वजह भी मैंने बताई, बहुत स्लो रिएक्शन होता है। तो फिर हम अल्काइल आयोडाइड को तैयार करने के लिए हैलोजन एक्सचेंज मेथड का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये मेथड आपको समझ आ गया है स्टूडेंट्स। अब हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को अगर आप समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले इसका स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। सो लेट्स से मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है लाइक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी लेट्स से हाइड्रोजन है, लाइक मिथाइल ग्रुप है और इसके साथ लगा हुआ है जी X हैलाइड। नाउ दिस X वुड ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल और ये जो कार्बन है
इस कार्बन पे स्टूडेंट्स क्या चार्ज है? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव. नाउ दिस पार्शियल पॉजिटिव कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल. डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा कि अल्काइल हैलाइड के जो मेजर रिएक्शंस हैं, जो हमने आगे भी पढ़ने हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की वजह से होते हैं. यानी कि इसके जो मेजर रिएक्शंस हैं उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व होता है. लाइक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे आप, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे आप, सो उनमें आप न्यूक्लियोफाइल का ही किरदार देखेंगे. तो अल्काइल हैलाइड में जो रिएक्शन की नेचर है वो याद रखिएगा न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करती है. डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना दो मेन फैक्टर हैं जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं. पहला फैक्टर है कार्बन और एक्स की जो बॉन्ड एनर्जी है, और दूसरा कार्बन और एक्स की जो बॉन्ड पोलैरिटी है. डियर स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली जितना आसानी से यहाँ से ये न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट यानी कि लीव करेगा, डिपार्ट करेगा, उतना आसानी से नया न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आएगा. सो स्टूडेंट्स, ये क्लियर है कि बॉन्ड जितना आसानी से टूटेगा, रिएक्शन उतना ही ज़्यादा आसानी से आगे फॉरवर्ड मूव करेगा. सो वन बाय वन दोनों फैक्टर्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस करते हैं. सो स्टूडेंट्स, लेट्स से अगर ये कार्बन और इस एक्स की जगह पे अगर फ्लोरीन होगा तो देन इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए स्टूडेंट्स वो 467 किलो जूल पर मोल है. अगर तो कार्बन क्लोरीन यानी यहाँ पे फ्लोरीन की जगह क्लोरीन होगा तो फिर हमें 346 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. ब्रोमीन के केस में 290 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए, और आयोडीन के केस में 228 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए. सो यहाँ समझ ही आता है. अच्छा, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की भी बॉन्ड एनर्जी दी गई है जो हमें ये सजेस्ट कर रही है कि इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. इतना आसान नहीं है कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ना. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो एक बात आप समझ लें कि बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक किन चीज़ों के साथ होता है जी. अब बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक अगर आप समझना चाहते हैं तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, विद सम एक्सेप्शंस जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं, जितना छोटा एटम का साइज होता है, जितना एटम का छोटा साइज होता है उतना वो एक दूसरे को स्ट्रांगली बाउंड करते हैं, क्योंकि उनके जो न्यूक्लियाइज होते हैं उनका नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कंट्रोल जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिससे बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बेहतरीन होती है. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि बॉन्ड एनर्जी का जो ताल्लुक है साइज ऑफ एन एटम के साथ वो इनवर्स है. साइज ऑफ एन एटम जितना छोटा रहेगा बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा रहेगी. इसमें कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा, मैं जनरल ट्रेंड डिस्कस कर रहा हूँ. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, बॉन्ड एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी रिएक्टिविटी उतनी थोड़ी रहेगी. यानी कि रिएक्टिविटी में और साइज ऑफ एन एटम यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ गया और बॉन्ड एनर्जी के साथ इन्वर्स रिलेशन आ गया. अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे रिलेट करता हूँ. स्टूडेंट्स लेट्स से हम यहाँ बात करते हैं कार्बन एंड फ्लोरीन की. कार्बन का साइज सब में कॉमन है, कांस्टेंट है. सो अगर हम बात करें आयोडीन की तो इन सब में से आयोडीन का साइज सबसे बड़ा है, ब्रोमीन का साइज उससे छोटा है, क्लोरीन का साइज उससे छोटा है, हाइड्रोजन का साइज डेफिनेटली छोटा है, और फ्लोरीन का साइज भी छोटा है. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा साइज ऑफ एन एटम जहाँ पे ज़्यादा होंगे बॉन्ड एनर्जी कम होगी. लाइक कार्बन आयोडीन, कार्बन आयोडाइड, आयोडाइड कहना है क्योंकि इनके ऊपर क्या चार्ज है, माइनस चार्ज है. तो स्टूडेंट्स यहाँ बॉन्ड एनर्जी कम है, साइज ऑफ एन एटम ज़्यादा है. अगेन साइज थोड़ा छोटा हो गया, बॉन्ड एनर्जी थोड़ी बढ़ गई. साइज और छोटा, बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई.
अगेन यहाँ साइज बहुत छोटे हैं तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम बॉन्ड एनर्जी का रेफरेंस लें तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव की बात करें तो वो है CF बॉन्ड और देन Cl, क्योंकि हम बेसिकली कार्बन और X की बात कर रहे हैं, हमें कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिस्कस नहीं करना। सो हम उसको इसलिए कंपैरिजन में भी नहीं लिख रहे। सो सब ये लीस्ट रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, ठीक है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव ऑर्डर है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट हमारे पास है CBr एंड CI, ठीक है। इसी तरह अगर मोस्ट रिएक्टिव होने का ऑर्डर लिखें, मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव RX, मोस्ट रिएक्टिव RX, तो फिर हम लिखेंगे CI बॉन्ड मोस्ट रिएक्टिव है, देन CBr, देन CCl एंड देन CF। ये जो CF है ना, ये लीस्ट रिएक्टिव है। इनफैक्ट ये ऑर्डिनरी कंडीशन पे तो रिएक्शन ही नहीं करता, नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, नॉट रिएक्ट एट ऑर्डिनरी कंडीशंस, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको बॉन्ड एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया है। अब सेकंड फैक्टर को डिस्कस करते हैं, विच इज बॉन्ड पोलैरिटी। डियर स्टूडेंट्स, बॉन्ड पोलैरिटी, पोलर बॉन्ड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू नॉन पोलर बॉन्ड, ये एक जनरल रूल है। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमारे पास पोलर बॉन्ड की रिएक्टिविटी है, अब यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर, पोलैरिटी ज़्यादा। अच्छा, पोलैरिटी ज़्यादा है तो याद रखिए रिएक्टिविटी भी ज़्यादा है, ये एक जनरल रूल है। सो हम अगर देखें तो ये तमाम एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखी हुई है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ कार्बन फ्लोरीन का, कार्बन क्लोरीन का, कार्बन ब्रोमीन का एंड कार्बन आयोडीन का, सो इस लिहाज से देखा जाए तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो स्टूडेंट्स 2.5 है। सो 2.5 है, 2.5 डिफरेंस निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो वो 4.0 है, 4.0, क्लोरीन की 3.0, ब्रोमीन की 2.8, आयोडीन की 2.5। तो स्टूडेंट्स अगर डिफरेंस देखें तो वी कैन से डैट कि यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा, यहाँ डिफरेंस कम आएगा, यहाँ डिफरेंस और कम आएगा। सो यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस का डायरेक्टली रिलेशन है पोलैरिटी। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी लिखूं तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी होगी CF के अंदर, उसके बाद होगी CCl के अंदर, उसके बाद होगी CBr के अंदर, और उसके बाद हम लिखेंगे CI। यानी ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी और मोस्ट पोलर बॉन्ड के लिहाज से तो सबसे ज़्यादा पोलर बॉन्ड इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, और सबसे लास्ट पे इसका आएगा। स्टूडेंट्स, इस लिहाज से देखा जाए तो फिर रिएक्टिविटी का भी यही ऑर्डर रहेगा, क्योंकि रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलैरिटी के। सो फिर इस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होना चाहिए? CF, देन CCl, देन CBr, देन CI। अब इस ऑर्डर के मुताबिक और इस ऑर्डर के मुताबिक देखा जाए तो रिवर्स ऑर्डर आ गया। अब हमने ये बात तजर्बे पे छोड़ दी, एक्सपेरिमेंट पे छोड़ दी। सो कंक्लूजन, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन जो निकला वो हम यहां लिखने वाले हैं। एक्सपेरिमेंटल
एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंटल कंक्लूजन ये कहता है कि बॉन्ड एनर्जी will be major factor. Bond energy will be major factor. Then bond polarity. So इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए बॉन्ड एनर्जी का फैक्टर ज़्यादा जो है वो मेजर है। सो इस लिहाज से फाइनल जो कंक्लूजन निकला रिएक्टिविटी ऑर्डर का वो यही है कि अल्काइल आयोडाइड्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। और दूसरा नंबर अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स वो आएगा अल्काइल ब्रोमाइड का, फिर अल्काइल क्लोराइड का और लास्ट में अल्काइल फ्लोराइड का। और याद रखिएगा ये मैं रिएक्टिविटी लिख रहा हूँ टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि शुरू में बात की है कि बेस यहाँ पे क्या है कि ये न्यूक्लियोफाइल जाएगा और कोई नया न्यूक्लियोफाइल आएगा। सो ये ऑर्डर मैंने टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। सो सबसे ज़्यादा रिप्लेसमेंट किधर आसान है, यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मुश्किल रिप्लेसमेंट यहाँ पे है। आई होप ये ऑर्डर समझ आ गया है। अब जाते जाते एक आखिरी बात बता दूं स्टूडेंट्स, अगर ऑर्डर लिखना पड़े टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल्स, सो इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा इसकी तरफ माइल होगा क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत थोड़ा है, और यहाँ तो ना होने के बराबर है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोफाइल्स की ज़्यादातर एफिलिएशन जो है वो अल्काइल फ्लोराइड्स की तरफ है, देन अल्काइल क्लोराइड्स की तरफ है, देन अल्काइल ब्रोमाइड्स की तरफ है, देन अल्काइल आयोडाइड्स की तरफ है। तो ये आपको एमसीक्यू आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल्स को सामने रखते हुए, तो आप इसका जवाब ये लगाएंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।